सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं। अभी तक के सारे चैप्टर्स आपने कर लिए अच्छे से। सो आई बिलीव कि अभी तक जो भी चैप्टर्स आपने क्लासेस में डिस्कस किया है, बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी, फिर कंपनी ऑडिट डिस्कस करा, कारो डिस्कस करा, आई बिलीव कि आपने उतने एरियाज अच्छे से कर लिए हैं। उतने एरियाज आप अच्छे से कर लोगे तभी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आइएगा, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आइएगा, नॉट बिफोर डेट। डोंट चूज ए टॉपिक कि भैया रैंडमली अपने मर्जी से अपने को सिलेबस में आगे बढ़ना है। जो टॉपिक्स का सीक्वेंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, राइट? सो आई बिलीव कि आपने क्या कर लिया है, वो जो बेसिक चैप्टर्स अपने वो डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिएगा, अपन स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स के इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि अपना जो सब्जेक्ट का नाम है वही क्या है, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो सब्जेक्ट के नाम में ही प्रोफेशनल एथिक्स इंक्लूडेड है। सो आप उसी चीज से क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो प्रोफेशनल एथिक्स इज द टॉपिक कि एग्जाम के अंदर ये आपको अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 14 to 16 मार्क्स के बीच कहीं ना कहीं दे देगा। 14 to 16 मार्क्स के बीच कहीं ना कहीं दे देगा। मिनिमम 12 मार्क्स का तो पूछा जाता ही है, और ऑन ए हायर नोट दिस कैन ऑल्सो गो अप टू 20 मार्क्स। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स? इसको हम लोग कोड ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं। तो देखो, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद आप चाहे प्रैक्टिस में जाओ, आप चाहे सर्विस में जाओ, तो आईसीआई क्या करता है, आपको रेगुलेट करता है। आईसीआई आपको बताता है व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर सपोज टू नॉट डू। तो आईसीआई आपको बहुत सारी चीजें बताता है। आप प्रैक्टिस में रहोगे तो क्या कंडक्ट आपको फॉलो करना है, आप किस तरीके से क्लाइंट्स प्रोक्योर कर सकते हो, आप किस तरीके से क्लाइंट्स प्रोक्योर नहीं कर सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, राइट? इस चीज के ऊपर काफी सारे गाइडलाइंस हैं जो आईसीआई आपको देता है। जब आप सीए बन जाते हो, आप इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप ले लेते हो, तो आपको मेंबरशिप की फीस पे करनी होती है एनुअली आईसीआई को। अगर एडिशनली आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का भी फी पे करना पड़ता है आईसीआई को। तो कितना फीस पे करना है, आप कितने आर्टिकल्स रख सकते हैं, आर्टिकल से क्या क्या काम करवा सकते हैं। सीए बनने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, रिपोर्ट खुद साइन करना है या किसी और से भी करवा सकते हो, क्लाइंट्स को प्रोक्योर कैसे करना है, बाकी सीएस के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो क्या, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आईसीआई आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है। आईसीआई गाइड्स यू कि ओके यू शुड डू दिस एंड यू शुड नॉट डू दिस। तो दैट इज वेयर प्रोफेशनल एथिक्स कम इनटू पिक्चर। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सीए बनने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर सपोज नॉट टू डू। इनफैक्ट आर्टिकलशिप के वक्त भी इंस्टीट्यूट आर्टिकल्स के ऊपर रेगुलेशंस ले डाउन करता है, तो वो भी प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो सीए बनने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर सपोज नॉट टू डू, दैट इज समथिंग दैट वी डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो कुल मिलाकर प्रोफेशनल एथिक्स में क्या है, हमें ज्ञान मिलता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ज्ञान क्या होता है, हमेशा बोरिंग होता है, राइट? तो अपने को ज्ञान मिलता है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड व्हाट वी आर सपोज टू नॉट डू। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वेरी टॉपिक, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखना, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान की धारा है कि जो इंस्टीट्यूट आपको बताने वाला है कि ये करना है आपको सीए बनने के बाद, ये नहीं करना है। प्रैक्टिकली मैं हमेशा ये चीज कहता हूं आपसे कि देखो, हम यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं ना, ज्यादातर चीजें काल्पनिक हैं और इसका रियल जीवन से कोई वास्ता नहीं है। अब ये मैं क्यों कहता हूं, बिकॉज प्रैक्टिकली यू नो वेरी वेल कि बहुत ही कम प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स को रियल मायने में फॉलो करते हैं। ज्यादातर चीजें किताब में लिखी रह जाती हैं, बट प्रोफेशनल्स उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि वी आर सपोज टू फॉलो इट, राइट? तो अब ये जो ज्ञान है, ये जो पूरा का पूरा डिसिप्लिन है जो इंस्टीट्यूट हमें बता रहा है कि व्हाट यू आर सपोज टू डू एज ए प्रोफेशनल। आप सीए बनने के बाद जब प्रैक्टिस में जाओगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, या आप जब सर्विस में जाओगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। एक है वॉल्यूम 1, एक है वॉल्यूम 2, एक है वॉल्यूम 3। ठीक है, एग्जाम के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना, मेनली वो है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 के अंदर क्या पढ़ते हो, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। देन आप पढ़ते हो शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, आप पढ़ते हो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008। और यही 3 चीजें एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, राइट? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, ये सारी चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है। साथ ही साथ वी हैव काउंसिल गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट, वी हैव सम सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स दैट इज रिकमेंडेड बाय द आईसीआई, जो आईसीआई आपको रिकमेंड करता है। ये सारा कुछ वॉल्यूम 2 में है।
और बेसिकली वॉल्यूम 2 एक इंडियन लॉ है, एक डोमेस्टिक लॉ है जो डोमेस्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हमारा सीए इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है एक्ट के थ्रू, शेड्यूल्स के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू। और जो वॉल्यूम 1 है ये एक नया इंसर्शन है, दिस इज ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या है? ये एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो दिया है इस्बा ने, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स ने। तो प्रैक्टिकली आप जब वॉल्यूम 2 देखोगे, जो डोमेस्टिक गाइडलाइन से देखोगे, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, काफी सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, जिसके अंदर हमें क्लियर कट सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। सो दैट इज वाई हम लोगों ने क्या करा कि कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जो इस्बा ने इंट्रोड्यूस कर रखा है दुनिया भर के अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। हमने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया। हमने क्या कर लिया? उसे कॉपी पेस्ट कर लिया। वो था तो पहले से ही, जो रियल कोड ऑफ एथिक्स है उसमें तो पहले से ही था, बट आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में सीए फाइनल में सब रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। तो वो बन गया ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, जहां कुछ बेसिक इंडिपेंडेंस की बातें हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो कि इस्बा ने दिया है, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स ने दिया है। ये भी अपने को स्टडी करना है, बट एग्जाम कंडीशंस के लिए मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। ये May 21 ऑनवर्ड से ये टॉपिक इंसर्ट हुआ सिलेबस में। इट इज इंसर्टेड May 21 ऑनवर्ड्स, इससे पहले नहीं था। तो मैं बोलूंगा कि जो पहले 1 या 2 अटेम्प्ट होंगे उसमें ज्यादा चांसेस होंगे इसके आने के, राइट। और जो थर्ड वॉल्यूम है, यहां पे कुछ केस लॉज है, सर्टेन केसेस दैट हैव बीन डिसाइडेड, जो रेलिवेंस पर्पस के लिए प्रोफेशनल्स यूज कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इतना रेलिवेंस नहीं रखता है। तो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंस रखता है वॉल्यूम 2। सबसे पहले हमारा प्राइमरी बेसिक फोकस जो है वॉल्यूम 2, और साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अबाउट वॉल्यूम 1, दैट इज द ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इस्बा। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अपने को कुल मिला के क्या पढ़ना है? सीए एक्ट 1949 पढ़ना है, जहां पे कुछ सेक्शंस ऑफ द सीए एक्ट दिया हुआ है। उसके बाद अपने को शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 पढ़ना है, जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काउंसिल जनरल गाइडलाइंस पढ़ना है, ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कि ये 3 चीजों से ही आपको लगभग 12 नंबर देखने को मिल जाएगा, और बाकी सारी चीजों से आपको 4 नंबर ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं कर्टेल कर दूं इसको और भी ज्यादा, तो शेड्यूल्स और गाइडलाइन से ही आपको 12 नंबर का आराम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 4 नंबर का एक्ट और ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स से मिलाकर मिलेगा। सो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्राइमरी फेस से फोकस होना चाहिए कि आप शेड्यूल्स अच्छे से कर लो। तो क्लास के अंदर भी अपन यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहले अपन शेड्यूल्स अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीए एक्ट देखेंगे और ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे, ठीक है। तो अब देखना, अगर हम लोग शेड्यूल्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग शेड्यूल्स की ही बातें करने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। सी एक्ट में भी हम लोग बाद में जाएंगे, काउंसिल गाइडलाइंस में भी हम लोग बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग शेड्यूल्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट की बातें करेंगे। अब देखिएगा, बिफोर स्टार्टिंग विद द शेड्यूल्स कुछ बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल सबसे पहले क्या करता है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है? व्हेन ही बिकम्स ए सीए, देन either he decides कि भैया मेरे को प्रैक्टिस में जाना है, या फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे को मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट में जाना है, या फिर वो डिसाइड करता है कि मेरे को बिजनेस करना है, राइट। तो either he goes into practice or he goes into employment or he decides to do a business, और कुछ मेरे जैसा टीचर्स भी बन जाते हैं। तो आईसीआई क्या कहता है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रैक्टिस करना है तो इन दैट सिनेरियो उसको क्या चाहिएगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिएगा। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मेंबरशिप मिलेगा इंस्टीट्यूट का, दैट इज इनफ। एंड किसी को बिजनेस में जाना है देन अगेन वो बंदा सीओपी ले ही नहीं सकता है, तो सीओपी अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाता है? क्रॉस मार्क हो जाता है। अब जब वो बंदा प्रैक्टिस में जाता है और उसको सीओपी चाहिए, साथ ही साथ सीओपी का एनुअल फीस देना पड़ेगा, वो सारा आप देखोगे सीए एक्ट करते वक्त। अब सीए के ऊपर यहाँ पे 2 शेड्यूल्स हैं, एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 2 है। आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि जब बंदा प्रैक्टिस में है, जब बंदा क्या है? प्रैक्टिस में है, तो उसके ऊपर शेड्यूल 1 लगने वाला है। क्या लगने वाला है? शेड्यूल 1 लगने वाला है। और जब वो क्लाइंट के प्रीमाइसेस में है, इन द क्लाइंट प्रीमाइसेस, तो उसके ऊपर शेड्यूल 2 लगने वाला है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला वो अपने को समझ आएगा जब हम लोग शेड्यूल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखोगे कि अगर सीए प्रैक्टिस में है तो उसके ऊपर शेड्यूल 1 लगने वाला है, अगर वो क्लाइंट के प्रीमाइसेस में है उसके ऊपर शेड्यूल 2 लगने वाला है, ठीक है। अब देखना, शेड्यूल 1 इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं और शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स हैं।
क्या बोला मैंने? शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं और शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स हैं, और इन पार्ट्स को हम रोमन नंबर में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, हर एक जो पार्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया सीए बनने के बाद यू कैन अदर गो इनटू प्रैक्टिस और यू कैन गो इनटू सर्विस और यू कैन गो इनटू बिजनेस, दैट इज द जनरल कैटेगरी। बिजनेस हो गया, टीचिंग हो गया, सब कुछ आ गया उसमें। तो सिमिलरली ये जो शेड्यूल्स है ना, ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 गाइडलाइंस ले डाउन करता है फॉर मेंबर्स जो प्रैक्टिस में है, कि प्रैक्टिस करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पार्ट 2 गाइडलाइंस ले डाउन करता है उन मेंबर्स के लिए जो सर्विस में है, कि सर्विस करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप सर्विस में रहोगे तब भी आप इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करोगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पार्ट 3 जनरली सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हैं, जितने भी सीए सोसाइटी के अंदर है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो टीचिंग में हो, हर किसी के लिए। राइट। फर्दर यहां पे 2 बाइफर्केशन है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में। किस चीज के बारे में? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटीज आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक सीए इन प्रैक्टिस जब अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है। पार्ट 2 कहता है कि जब सीए इन सर्विस अपने प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है तब उसको किन बातों का ध्यान रखना है। पार्ट 3 कहता है कि अगेन मेंबर्स जनरली जब भी वो कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तब उनको किन बातों का ध्यान रखना है। और पार्ट 4 बात करता है आदर मिसकंडक्ट के बारे में। आदर मिसकंडक्ट मतलब कि भैया अब तुम जब सीए बन चुके हो, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट तुमको सिर्फ तभी रेगुलेट कर रहा है जब आप प्रोफेशनल एक्टिविटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी इंस्टीट्यूट कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करता है। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बात कर रहे हो सर? पर्सनल लाइफ के बारे में भी इंस्टीट्यूट कुछ गाइडलाइंस ले डाउन कर रहा है। बट सर इंस्टीट्यूट को तो मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज से मतलब होनी चाहिए, मेरे पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा कि इंस्टीट्यूट को तुम्हारे पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं होनी चाहिए? सोच के देखो, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम एक बार में जाते हो, बहुत दारू वारू पीते हो और उसके बाद बार में हंगामा कर देते हो, तोड़फोड़ मचा देते हो, वहां छेड़छाड़ कर देते हो, और अगले दिन मीडिया में खबरें आती हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जाकर ऐसा कांड किया। तो सोच के देखो, क्या तुम्हारी बदनामी होगी? नहीं, इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूट, यू आर कैरिंग द डिग्री ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक सीए ने अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस किया, राइट? पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया, प्रॉपर्टी वगैरह लूट ली। जब खबरें आएंगी क्या आएगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसी हरकतें करी है भैया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस करा है या चोरी चकारी करी है, तो अल्टीमेटली कोई उस इंडिविजुअल को नहीं जानता, बट हर एक व्यक्ति क्या जानता है? सीए डिग्री को पहचानता है, इंस्टीट्यूट को जानता है। तो वहां बदनामी किसकी हो रही है? सीए इंस्टीट्यूट की बदनामी हो रही है। सो दैट इज वाई जब आप पर्सनल लाइफ के अंदर भी चीजें कर रहे हैं तो वहां भी इंस्टीट्यूट रेगुलेट करता है कि आपको पर्सनल लाइफ के अंदर भी इंस्टीट्यूट की इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, आपको पर्सनल लाइफ के अंदर भी इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन का ध्यान रखना है, अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके चलनी है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे इंस्टीट्यूट के इज्जत में क्या हो? धब्बा पहुंचे। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग दैट इज गोइंग टू कॉज ए डिसरेप्यूट टू द आईसीआई। तो आदर मिसकंडक्ट भी है, ठीक है। तो बेसिकली शेड्यूल्स के अंदर हमें बताया गया है व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर सपोज नॉट टू डू। बताया गया है कि अगर आप ऐसी ऐसी चीजें करेंगे प्रोफेशनल ड्यूटीज के वक्त तो इसको प्रोफेशनल कंडक्ट माना जाएगा। अगर आप ये फलाना चीजें करेंगे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर तो उसको आदर मिसकंडक्ट माना जाएगा। तो चाहे शेड्यूल 1 हो चाहे शेड्यूल 2, ये 2 तरीके के मिसकंडक्ट की बात करता है, एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक आदर मिसकंडक्ट। क्या? एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक आदर मिसकंडक्ट। ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें साथ में नोट डाउन कीजिएगा। तो यहां पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट। तो 2 तरीके का मिसकंडक्ट हो सकता है, एक हो सकता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और एक हो सकता है आदर मिसकंडक्ट। राइट। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या हो गया?
कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज सीए शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड, एंड अगर वो कहीं भी कुछ वायलेशन करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, अकॉर्डिंगली उसको पनिश किया जाएगा आगे चल के. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट साइन करना है तो उसके लिए भी गाइडलाइन है. आपने रिपोर्ट किसी गलत व्यक्ति से साइन करा लिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा. प्रॉफिट शेयरिंग करना है तो उसके लिए भी गाइडलाइन है. आपने प्रॉफिट शेयरिंग अलग तरीके से कर लिया तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा. एडवर्टाइजिंग करनी है तो एडवर्टाइजमेंट के भी गाइडलाइंस हैं, आप उनको फॉलो करना है. अगर आपने बाकी जो बैंड मोड्स हैं उसके थ्रू एडवर्टाइजिंग कर ली तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा. तो डूइंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन, राइट. और अदर मिसकंडक्ट क्या हो गया? पर्सनल लाइफ ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. पर्सनल लाइफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीए डोमेस्टिक वायलेंस में दोषी पाया जाता है, थेफ्ट, एक सीए चोरी चकारी में दोषी पाया जाता है, राइट. तो ये सारा क्या हो गया? अदर मिसकंडक्ट के एग्जांपल्स हो गए. डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, थेफ्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया. नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, इन पर्सनल कैपेसिटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया. तो ये क्या हो गया? अदर मिसकंडक्ट. और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कैन बी, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स. तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करें तो एग्जांपल्स की बात करें, रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट. प्रॉफिट शेयरिंग का अरेंजमेंट गलत हो गया, हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स के अंदर, राइट. ए सीए इज नॉट सपोज टू शेयर हिज प्रॉफिट विद ए नॉन सीए, बट उसने शेयर कर लिया तो डिम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा. Getting his personal work done by an article assistant. A CA is not supposed to get his personal work done by a article assistant. अगर कराता है तो मिसकंडक्ट माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा. अब आप बोलोगे सर 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 मेरे सीए तो मुझसे पर्सनल वर्क कराते हैं, मैं तो आर्टिकल असिस्टेंट हूं. तो मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी बातें पढ़ने वाले हैं उसमें ज्यादातर चीजें काल्पनिक हैं, उसका रियल जीवन में कोई संबंध नहीं है, राइट. तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तो एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं. एग्जांपल, वायलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. फिर हो सकता है शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट, बिकॉज अगेन शेड्यूल्स के अंदर बोला गया है कि क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने को मेंटेन करके चलना है. शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट. तो ये सारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिस्ट में आ गया. और अदर मिसकंडक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, थेफ्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाय रॉन्गफुल मीन्स. एक बैंक अकाउंट खोला, या फिर आप मान लीजिए लेट अस से कि एक बैंक अकाउंट में रॉन्गफुली एक पैसा आ गया, क्रेडिट हो गया मेरे अकाउंट में. वो पैसा मेरा था ही नहीं, किसी और का था. जैसे मैंने देखा किसी और का था, मैंने बैंक अकाउंट बंद करवा दिया, पैसा निकाल लिए और बैंक अकाउंट बंद करा दिया. क्या कर रहे हो यार? टूचापंती कर रहे हो तुम. एक सीए को बदनाम कर रहे हो, सीए के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो. अदर मिसकंडक्ट. तो इतना तो हम सबको समझ आता है कि ये सीए इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज. बट सीए इंस्टीट्यूट कहता है ए सीए इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इम्पार्ट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग हिज पर्सनल ड्यूटीज, and any deviation from those would expose him to disciplinary action. So a CA is expected to maintain the highest standards of integrity even in his personal life, and any deviation from those would amount him to disciplinary action. लॉ का लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि धीरे धीरे याद हो जाए आपको. एग्जाम में जब भी अदर मिसकंडक्ट का सवाल आएगा ना, जब भी अदर मिसकंडक्ट का सवाल आएगा, ये जो 2 लाइन में बोल रहा हूं ना वो लिख के आना है आपको, अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो. अगर वो 2 लाइन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. A CA is expected to maintain the highest standards of integrity even in his personal life, and any deviation from those would amount him to expose him to disciplinary action. ठीक है ना?
तो ये 2 सेंटेंस लिखवा भी रहा हूं, अदर मिसकंडक्ट का सवाल आएगा तो आप ये 2 लाइन लिख के आओगे। तो लिखना द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो मेरे साथ चीजें, मेरा स्पीड स्लो ही है। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट is expected to maintain the highest standards of integrity, the highest standards of integrity even in his personal life, even in his personal life, and any deviation from those would expose him to disciplinary action. Any deviation from those would expose him to disciplinary action. ठीक है ना? तो member of the institute is expected to maintain the highest standards of integrity even in the personal life. कोई भी deviation होता है तो that would be exposing him to disciplinary action. ऐसे फिर action लेगा, ठीक है ना? ऐसे फिर action लेगा। और ये जो प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट है ना, ये दोनों डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 22 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 22 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। एंड whenever a CA in practice is found guilty of professional misconduct और other misconduct, डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया जाता है उसके खिलाफ। फिर उसका कंप्लेन होता है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है, वहां कंप्लेन जाता है, वो लोग सीए के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जो हम लोग सीए एक्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बता के छोड़ रहा हूं, एक नोट लिखवा के छोड़ रहा हूं। whenever द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, सी इन प्रैक्टिस बोलना गलत हो जाएगा, बिकॉज जो सी इन प्रैक्टिस नहीं है उसके ऊपर भी गाइडलाइंस लग सकती हैं। whenever द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट is deemed to be guilty of professional misconduct or other misconduct, he shall be liable to disciplinary action under section 21 of C Act 1949। ये चीजें मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं? बिकॉज अभी हम लोग शेड्यूल्स के अंदर ना यही डिस्कस करने वाले हैं। अगला 2 लेक्चर 3 लेक्चर अपना इसी चीज के बारे में रहने वाला है। हाँ भैया, यहाँ मिसकंडक्ट हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, अदर मिसकंडक्ट हो गया। तो जैसे ही मैं कहता हूं कि हाँ भैया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया, अदर मिसकंडक्ट हो गया, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एज डिफाइंड इन सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट एंड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। बिकॉज एग्जाम के अंदर भी आपको ये हैबिट्स बनानी है। एग्जाम में एक बच्चा सिर्फ इतना लिख के आ जाता है, नॉर्मल बच्चा, हाँ भैया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट है, लेकिन अगर आप सानिध्य सर के स्टूडेंट हैं तो आप लिख के आओगे एज डिफाइंड इन सेक्शन 222 ऑफ द एक्ट। आप लिख के आओगे अगर अदर मिसकंडक्ट का सवाल आता है, दैट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी इवन इन हिज पर्सनल लाइफ एंड एनी डिविएशन फ्रॉम दोज वुड एक्सपोज हिम टू डिसिप्लिनरी एक्शन। राइट? इवन अगर क्वेश्चन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का भी आता है तब भी आप लिख के आ सकते हो, मेंबर ऑफ द एक्सपेक्टेड इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, वहां से इवन वर्ड हटा देना, एंड एनी डिविएशन फ्रॉम दोज वुड अमाउंट टू डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जो भी सेक्शन नंबर होगा या जो भी शेड्यूल नंबर होगा, जो भी एक्ट का रेफरेंस होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसके अलावा अगर आप ये लैंग्वेज लिख के आते हो और फिर साथ में लिख के आते हो दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट एंड लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट, तो जो इंप्रेशन है वो अलग ही लेवल का चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये पहली चीज हो गई।
राइट, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब हम शेड्यूल्स का बाइफरकेशन की बात करेंगे तो एक अपना शेड्यूल 1 है, दूसरा अपना शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और शेड्यूल 2 के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। राइट, अब पार्ट 1 किसके लिए है याद करो। सबसे पहले किसकी बारी है, सीएन प्रैक्टिस की बारी है। और यहां होंगे 12 क्लॉजेस। पार्ट 2 किसके लिए, सीएन सर्विस के लिए। पार्ट नंबर कौन सा है, 2 है। क्लॉजेस कितने होंगे, 2 होंगे। पार्ट 3 किसके लिए, सीएन जनरल के लिए। तो पार्ट नंबर कौन सा है, 3 है। क्लॉजेस कितने होंगे, 3 होंगे। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किस चीज के बारे में है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में है। पार्ट 4 किस चीज के बारे में है, जो आखिरी वाला क्लॉज है, अदर मिसकंडक्ट। क्लॉजेस कितने होंगे सर, पार्ट नंबर 4 है तो क्लॉजेस भी 4 होंगे। नहीं भैया, हर बार रूल नहीं है कोई जो लगता है, आईसीआई का रूल नहीं है, मैंने आपको याद करने के लिए बनाया है। यहां 2 क्लॉजेस हैं। कितने हैं, 2 क्लॉजेस हैं। तो शेड्यूल 1 का सेग्रीगेशन है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 किसके लिए, सीएन प्रैक्टिस के लिए, कितने क्लॉजेस, 12 क्लॉजेस। पार्ट 2 सीएन सर्विस के लिए, कितने क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस। पार्ट 3 सीएन जनरल के लिए, कितने क्लॉजेस, 3 क्लॉजेस। पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, कितने क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस। कुल मिला के कितने क्लॉजेस, 19 क्लॉजेस। कितने, 19 क्लॉजेस। राइट, कितने, 19 क्लॉजेस। अब आता है शेड्यूल 2। अब आता है शेड्यूल 2 जो हम लोग लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ये क्या है, नॉर्मली क्या बाइफरकेशन बताया था मैंने आपको कि जब सीए प्रैक्टिस में है तो नॉर्मली आप शेड्यूल 1 करके याद रखें, और जब आप क्लाइंट प्रोमाइसेस में चले जाएंगे तो आप शेड्यूल 2 करके याद रखें। बाकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट शेड्यूल 2 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर भी जो पहला पार्ट है वो सीएन प्रैक्टिस के लिए है, यहां पे हम लोग 10 क्लॉजेस देखने वाले हैं। जो दूसरा पार्ट है वो सीएन जनरल के लिए है, यहां एक पार्ट कम हो गया बोल के अलग से सर्विस का कैटेगराइजेशन नहीं है यहां पे। इसके अंदर हम लोग 4 क्लॉजेस देखने वाले हैं। यहां भी सेम सिस्टम है कि सिर्फ आखिरी वाला जो पार्ट है वो अदर मिसकंडक्ट के लिए है, तो जो पार्ट 3 है वो अदर मिसकंडक्ट है। यहां पे सिर्फ एक ही क्लॉज है, 1 सिंगल क्लॉज। तो टोटल मिलाकर कितना है, 15 क्लॉजेस। और टोटली अपने को दोनों शेड्यूल्स में मिला के पढ़ना है 34 क्लॉजेस। नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो शेड्यूल 1 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, शेड्यूल 2 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और दोनों पार्ट का जो आखिरी मिसकंडक्ट है, जो आखिरी पार्ट है वो क्या है, दोनों शेड्यूल का अदर मिसकंडक्ट है। बाकी सारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। शेड्यूल 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। शेड्यूल 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और अगर अदर मिसकंडक्ट की बात करें तो दिमाग में क्या आना चाहिए, पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल का, पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल का। तो अगर अदर मिसकंडक्ट की बात करें तो दिमाग में क्या आना चाहिए सर, पार्ट 4 शेड्यूल 1 का या पार्ट 3 सेकेंड शेड्यूल का। तो सर डिफरेंस क्या है दोनों में, अदर मिसकंडक्ट का मतलब तो वही हो गया, पर्सनल लाइफ के वक्त सीए ने कुछ गलत किया। तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों में, बेटा डिफरेंस खाली ये है कि अगर आप कोई भी ऐसा ऑफेंस करोगे ना जिसमें आपको 6 महीने तक जेल होगा तो वो पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 1 में आ जाएगा। और अगर आप कोई भी ऐसा ऑफेंस करोगे ना जिसमें आपको 6 महीने से ज्यादा का जेल होगा तो वो पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल में चला जाएगा। यानी पर्सनल लाइफ के अंदर भी छोटी मोटी चोरी चकारी कर ली, 1 आधा महीने का जेल हो गया, 2 दिन का जेल हो गया, पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में आ जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस का केस आ गया तुम्हारे ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया, 6 महीने से ज्यादा के लिए जेल में चले गए, तो शेड्यूल 2 लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। फर्क यही है। तो अगर यहां पे अपन अदर मिसकंडक्ट की बात करें, टू बी प्रिसाइज, बिकॉज अदर मिसकंडक्ट छोटा सा है तो वो अपन पहले देख ले रहे हैं। तो ये शेड्यूल 1 में भी कवर्ड है, शेड्यूल 2 में भी कवर्ड है। शेड्यूल 1 में है पार्ट 4 और शेड्यूल 2 में है पार्ट 3। शेड्यूल 1 में पार्ट 4 के अंदर इसके 2 क्लॉजेस हैं,
क्लॉज 1 क्लॉज 2, तो पहले क्लॉज में लिखा है कोई अगर यहां पे सीए को अप टू 6 मंथ्स जेल होता है तो ये पार्ट 4 शेड्यूल 1 में आएगा। और क्लॉज 2 में लिखा है एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिसरेप्यूट टू द आईसीआई, कुछ भी जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट की बदनामी हो रही है। और शेड्यूल 2 का जो पार्ट 3 है इसमें लिखा है कि अगर यहां पे ग्रेटर देन 6 मंथ्स जेल है, अगर सीए कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है अपने पर्सनल लाइफ के अंदर जिसकी वजह से उसे 6 महीने से ज्यादा के लिए जेल हो जाता है, तो शेड्यूल 2 में वाकई फंसता है। सर डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 का बाइफर्केशन इसलिए है बिकॉज नॉर्मली शेड्यूल 1 उन ऑफेंसेस की बात करता है कंपैरेटिवली कि अगर सीए वो सारे ऑफेंसेस करेगा तो उसको माना जाएगा कि भाई उसने इतने ज्यादा खराब ऑफेंसेस नहीं करे हैं। लेकिन शेड्यूल 2 के अंदर जो ऑफेंसेस दिए हैं अगर वो सीए करेगा तो माना जाएगा कि उसने सीए ने ज्यादा गलत कर दिया है। बिकॉज देखो प्रैक्टिस करते वक्त आप कुछ गलत करोगे अपने ऑफिस में तो ठीक है फिर भी चलेगा, लेकिन क्लाइंट प्रीमाइसेस में जाकर कुछ गलत करोगे तो ज्यादा दिक्कत की बात है। तो इसलिए पेनल्टीज भी आप जब आगे चल के देखोगे तो शेड्यूल 1 के ऑफेंसेस के लिए कम पेनल्टी लगता है सीए के ऊपर, जबकि शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस के लिए ज्यादा पेनल्टी लगता है सीए के ऊपर। ठीक है, तो एक बार आई बिलीव कि ये सेग्रीगेशन आपके दिमाग में क्लियर हो गया है, एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बार अदर मिसकंडक्ट का पूरा पार्ट नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखना, शेड्यूल्स का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात और बता रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगाते हैं। अभी तक शेड्यूल स्टार्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। जब शेड्यूल स्टार्ट होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ, ठीक है। अब देखना, हर शेड्यूल जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले शेड्यूल 1 करेंगे तो उसके अंदर हर एक क्लॉज अपने आप में गाइडलाइन देगा कि भैया सीए को ये नहीं करना, अगर सीए ऐसा करेगा तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, अगर सीए ऐसा करेगा तो अदर मिसकंडक्ट हो जाएगा। अगर पार्ट 1 है तो पार्ट 1 के जो क्लॉजेस है वो बोल रहे होंगे कि अगर सीए इन प्रैक्टिस ने ऐसा करा तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। अगर पार्ट 2 है, पार्ट 2 के क्लॉजेस कुछ बोल रहे होंगे तो वो बोल रहे होंगे कि अगर सीए इन सर्विस ने ऐसा करा तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। पार्ट 3 में बोला जा रहा होगा कि अगर सीए इन जनरल ने कुछ ऐसा करा तो मिसकंडक्ट हो जाएगा। और पार्ट 4 में बोला जा रहा होगा कि अगर एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। तो ऐसा लैंग्वेज यूज होगा नॉर्मली, राइट, हर जगह। सिमिलरली शेड्यूल 2 के अंदर। तो अब देखिएगा, क्लॉजेस का लैंग्वेज नॉर्मली टीचर्स एडवाइस करते हैं कि आप याद रखें एग्जैक्टली। मैं भी कहता हूं कि क्लॉज का लैंग्वेज अगर आप एज इट इज याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर एज इट इज क्लॉज का लैंग्वेज याद नहीं भी रहता तो हर एक क्लॉज का स्टार्टिंग में कॉमन कंटेंट है, कम से कम वो तो एज इट इज याद रखो। और मजे की बात है, वो कंटेंट हर जगह सेम होता है, बट फिर भी 90% स्टूडेंट उसको एज इट इज सेम लिख के नहीं आ पाते, बिकॉज कभी उन्होंने इस ढंग से पढ़ाई नहीं करी होती। तो वो चीज आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखना, शेड्यूल 1 का हर एक क्लॉज कॉमनली इस लैंग्वेज से स्टार्ट होगा। ए सीए इन प्रैक्टिस ऑब्लिक सर्विस ऑब्लिक इन जनरल, डिपेंड्स अपॉन कौन से पार्ट का क्वेश्चन है, इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट, एंड देन द क्लॉज विल कम। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 है तो वो होगा सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर पार्ट 2 है तो हो गए सी एन सर्विस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर पार्ट 3 है तो हो गए सी एन जनरल इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पार्ट 4 है तो सी एन प्रैक्टिस हट जाएगा, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बन जाएगा, और वहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जगह अदर मिसकंडक्ट आ जाएगा। शेड्यूल 2 है तो शेड्यूल 2 ज्यादा स्ट्रिक्ट है। शेड्यूल 2 इज समथिंग कि आपको ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो वहां पे उस स्ट्रिक्टनेस को दिखाने के लिए इस की जगह शैल वर्ड यूज होता है, तो वहां पे चेंज आ जाएगा छोटा सा। अगर पार्ट 1 का क्वेश्चन है तो बन जाएगा सी एन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर पार्ट 2 का क्वेश्चन है तो सी एन जनरल सर्विस तो आएगा ही नहीं वहां पे, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और पार्ट 3 का क्वेश्चन है तो अगेन ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। तो वो कॉमन फ्रेज होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन एवरी पार्ट, इन एवरी क्लॉज। तो इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना, नोट डाउन भी कर लो। नाउ वी कैन गो बाय द क्लॉजेस। अब हम लोग क्लॉजेस में जा सकते हैं। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द शेड्यूल्स। सो सबसे पहले शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के कितने पार्ट्स है भैया? 4 पार्ट्स है। पार्ट 1 सी एन प्रैक्टिस के लिए है, कितने क्लॉजेस हैं? 12 क्लॉजेस हैं। पार्ट 2 सी एन सर्विस के लिए है, कितने क्लॉजेस हैं? 2 है। पार्ट 3 सी एन जनरल के लिए है, कितना है? 3 क्लॉजेस हैं। एंड पार्ट 4 दैट इज अदर मिसकंडक्ट, कितना क्लॉज है? 2 क्लॉजेस है वहां पे, तो टोटल मिलाकर 19 क्लॉजेस हैं। अब देखो यहाँ पे जो 12 क्लॉजेस हैं ना पार्ट 1 के अंदर, जो सी एन प्रैक्टिस के बारे में है, सबसे पहले हम लोग क्लॉज 1 और क्लॉज 12 पढ़ेंगे। क्लॉज 1 क्लॉज 12 एक सीक्वेंस में याद होगा, दोनों मिलते जुलते क्लॉजेस हैं। और फिर क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 11 पढ़ेंगे, जिसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, हाउ टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर्स, हाउ टू रिमेंबर द कंटेंट, एवरीथिंग, ठीक है। तो क्लॉज 1 क्लॉज 12 अपने को साथ में पढ़ना है। क्लॉज 1 द बेसिक क्लॉज, द स्टार्टिंग क्लॉज दैट सेज दैट सी एन प्रैक्टिस कभी भी किसी और के अलाउ नहीं करेगा टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। भैया डिग्री किसने कमाई है? तूने कमाई है। आज सानिध्या सराफ ने मेहनत करके सानिध्या सराफ ने डिग्री हासिल करा है, ठीक है ना। तो अब प्रैक्टिकली सोच के देखो, एक दूसरा व्यक्ति जो सीए फाइनल में आकर सीए नहीं बन पाया, क्या सीए सानिध्य सराफ उस व्यक्ति को अलाउ कर दे टू प्रैक्टिस इन हिज नेम? द आंसर इज नो, गलत हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट क्लॉज 1 सेज। सिमिलरली क्लॉज 12 में साइनिंग की बात है कि एक सीएन प्रैक्टिस किसी और को अलाउ नहीं करेगा टू साइन इन हिज नेम। तो क्लॉज 1 में है
कि ये सी एन प्रैक्टिस किसी और को अलाउ नहीं करेगा टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, और क्लॉज 12 में है ये सी एन प्रैक्टिस किसी और को अलाउ नहीं करेगा टू साइन इन हिज नेम। हर एक क्लॉज का एक थंब रूल है, पहले एक रूल लिखा होगा फिर उसका एक्सेप्शन होगा, पहले एक रूल लिखा होगा फिर उसका एक्सेप्शन होगा। तो क्लॉज 1 में भी पहले क्या बोला, पहले वो लैंग्वेज, ए सी एन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जनरल रूल। लेकिन अब आएगा एक्सेप्शन। तो पहले जनरल रूल, ए सी एन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या आ गया, जनरल रूल आ गया। अब क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो ए सी एन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाय हिम। यानी पहले तो बोल दिया देखो भैया एक सी एन प्रैक्टिस किसी भी दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं कर सकता टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस बंदे के पास नॉलेज है वही बंदा प्रैक्टिस करे, जिस बंदे के पास डिग्री है वही बंदा प्रैक्टिस करे। लेकिन अगर दूसरा बंदा भी इक्विवेलेंट है, वो भी सीए है, उसके पास भी डिग्री है, उसके पास भी नॉलेज है, तो इंस्टीट्यूट कहता है कि हाँ भाई अगर दूसरा बंदा है, उसके पास भी डिग्री है, उसके पास भी नॉलेज है, और वो आपके साथ एसोसिएटेड है, या तो आपका पार्टनर है या तो आपका एम्प्लॉय है, तब वो आपके बिहाफ में प्रैक्टिस कर सकता है। तो एक्सेप्शन डाल दिया, अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो सी एन प्रैक्टिस एंड इज पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाय हिम। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिस्टर राम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑथराइजेस मिस्टर श्याम ए एमबीए टू प्रैक्टिस इन हिज बिहाफ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या होगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट shall be deemed to be guilty of professional misconduct as defined under section 22 of the act as per clause 1 part 1 first schedule of the Chartered Accountants Act and shall be liable for disciplinary action under section 21। अगर वो आपसे पूछता है कि मिस्टर राम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट्स टू एंटर इनटू प्रैक्टिस विद मिस्टर श्याम हु इज आल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बट प्रैक्टिसिंग इन सम अदर फर्म, तब कर सकता है, नहीं कर सकता, अगर किया तो फिर से मिसकंडक्ट। लेकिन अगर आपको बोलता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, या फिर अगर वो आपको कहता है कि मिस्टर राम मिस्टर श्याम को ऑथराइज करना चाहता है टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, जो कि एक सीएन प्रैक्टिस और साथ ही साथ उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में भी काम कर रहा है, तो अलाउ है, तब वो गिल्टी नहीं है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज रिटन इन क्लॉज 1, ठीक है ना। उसके बाद क्लॉज 12 आपको क्या याद रखना है, क्लॉज 12 साथ में याद रखना है। अब देखना क्लॉज 12 में क्या लिखा है, एक सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को अलाउ नहीं करेगा टू साइन द फाइनेंशियल्स ऑन हिज नेम। ही इज गोइंग सपोज टू साइन द फाइनेंशियल्स, द स्टेक होल्डर्स आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति कहीं रिपोर्ट को साइन ना कर दे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति कहीं रिपोर्ट को साइन ना कर दे। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हो कि एक सीए फर्म के अंदर अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर के बिहाफ में रिपोर्ट साइन कर देता है। तो यहां भी सेम चीज है। तो क्लॉज 12 में पहले फिर से एक जनरल रूल फिर एक एक्सेप्शन। तो जनरल रूल क्या है, ए सीएन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ द आईसीआई इन प्रैक्टिस और ए मेंबर नॉट बीइंग इन प्रैक्टिस टू साइन ऑन हिज बिहाफ। तो यहाँ पे जनरल रूल था, अलाउज एनी पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ आईसीआई टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज द बैलेंस शीट, P&L रिपोर्ट, सारे स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जहां पे सीए अटेस्टेशन फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, नॉट बीइंग इन पार्टनर टू साइन ऑन हिज बिहाफ। तो अगर एक दूसरा मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो कि सीए का पार्टनर भी है वो साइन करता है तो चलेगा। तो सीए नॉर्मली खुद ही अपना रिपोर्ट साइन करेगा, खुद ही क्लाइंट का बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट साइन करेगा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जहां पे ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन। इस रिपोर्ट का मतलब है एनी रिपोर्ट वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियन, जहां भी सीए को क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो सीएन प्रैक्टिस क्या नहीं कर सकता, किसी और को अलाउ नहीं कर सकता टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हिज फर्म एनी बैलेंस शीट P&L, एनी रिपोर्ट ऑन विच ही एक्सप्रेसेस ओपिनियन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन एक्सेप्शन क्या क्रिएट हो गया कि उसका अगर पार्टनर है प्लस मेंबर है तो साइन कर सकता है। अब देखना क्लॉज 1 क्लॉज 12 में क्या डिफरेंस है। क्लॉज 1 में बोला कि भैया तुम क्या नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते मेरे बिहाफ पे। लेकिन कौन प्रैक्टिस कर सकता है, दूसरा सीएन प्रैक्टिस जो या तो पार्टनर है या तो एम्प्लॉय है। लेकिन क्लॉज 12 के अंदर दूसरा मेंबर जो कि प्रैक्टिस में है, जो और साथ ही साथ पार्टनर है, यहां पे एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है, यहां पे एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है, राइट। तो एक एम्प्लॉय, एक दूसरा सीएन प्रैक्टिस जो कि मेरा एम्प्लॉयमेंट में है, वो मेरे बिहाफ में प्रैक्टिस तो कर सकता है बट मेरे बिहाफ में साइन नहीं कर सकता बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां पे कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स में रेस्ट्रिक्शन है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, एनी रिपोर्ट जहां पे ओपिनियन एक्सप्रेस होने वाला है। जो रूटीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे प्रोफेशनल ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना, वहां पे क्लॉज 12 एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें
तो जो भी बिल्स होते हैं ऑडिट फीस के बिल्स, राइट, एनी बिल्स फॉर द ऑडिट फीस, तो उन बिल्स को अगर कोई और साइन कर दे, जो ऑडिट क्वायरीज है, जो वर्किंग पेपर्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है, उसको अगर कोई और साइन कर दे, हमारे आर्टिकल असिस्टेंट साइन कर दे, तो क्या कुछ गलत है? नहीं है, दैट इज नॉट मिसकंडक्ट। अगर मैं अपने आर्टिकल असिस्टेंट को बोल दूं कि तू मेरे बिहाफ में एक काम कर, रिपोर्ट को साइन कर दे, वो मिसकंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको बोल दूं कि भैया जो ऑडिट फीस का बिल्स है तो उसको साइन कर दे, वो मिसकंडक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहां पे सिर्फ बैलेंस शीट कवर्ड है, P&L कवर्ड है, या कोई भी ऐसा रिपोर्ट जिसमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर्ड है, राइट। तो दिस इज व्हाट क्लॉज 12 सेज। अब याद रखिएगा सेक्शन 12 का जब भी जिक्र होगा ना, एडिशनली सेक्शन 26 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 को हमेशा आपको रेफर करना है। सेक्शन 26 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, जो कि एक मिलता जुलता सेक्शन है, कुछ सेक्शन हमेशा रेफरेंस पर्पस के लिए देना होता है। सेक्शन 26 में जो लिखा है उसको आपको याद नहीं रखना प्रैक्टिकली, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एडिशनल रेफरेंसेस ध्यान रखना होता है। तो सेक्शन 26 ऑफ सीए एक्ट को कंटेंट याद नहीं रखना है, बट सेक्शन 26 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का आपको रेफरेंस साथ में देना है, वरना आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 26 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्या बोलता है? नो पर्सन अदर देन ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और ए फर्म ऑफ सच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन हिज और इट्स प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो क्लॉज 12 भी मना करता है, कहता है कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी बंदा क्या नहीं करेगा, किसी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हिज और इट्स प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो जब भी क्लॉज 12 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल की बात होगी, सेक्शन 26 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 को आपको कोरिलेट करना है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया अपने आर्टिकल असिस्टेंट को टू साइन द बैलेंस शीट ऑन हिज बिहाफ, right, you have to sign the stock report on his behalf, that requires expression of opinion. So in that very scenario आप क्या लिखोगे? guilty of misconduct under clause 12 part 1 first schedule to the Chartered Accountants Act 1949। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आप साथ में लिखोगे that professional misconduct as defined under section 22 of the CA Act and shall be liable to disciplinary action under section 21 of the CA Act। और clause 12 के साथ साथ आप section 26 को भी रेफर करोगे, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्लॉज 1 क्लॉज 12 सिमिलर है, साथ में देखा। अब क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 11 तक आप एक फ्लो में देखेंगे, एक सीक्वेंस में देखेंगे। तो अब देखना पार्ट 1 के अंदर क्लॉज 1 एंड क्लॉज 12 हमने डिस्कस कर लिया। अब क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 11 तक अपने को एक फ्लो में डिस्कस करना है। देखो बहुत सिंपल फ्लो है। एक स्लैंग हम लोग बोलेंगे, साथ में बोलेंगे एकदम टपोरी स्टाइल में, ठीक है। एक स्लैंग बोलेंगे, साथ में बोलेंगे एकदम टपोरी स्टाइल में। बोलो, साथ में बोलो। ना देने का, क्या बोलोगे? ना देने का, ना देने का, ना लेने 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 का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का। क्या बोलोगे? ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। तो एकदम फ्लो में चल रहा है। क्लॉज 2 ना देने का। सीए कभी भी अपनी प्रॉफिट में से कोई शेयरिंग किसी को देगा नहीं। क्लॉज 3 ना लेने का, ना किसी और की प्रॉफिट शेयरिंग में से सीए लेगा। क्लॉज 4 ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना सीए किसी के साथ जल्दी से पार्टनरशिप एंटर करेगा। क्लॉज 5 गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करने का, कोई भी गलत तरीके से काम सीए सिक्योर नहीं करेगा। ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। क्लॉज 6 टॉक्स अबाउट सॉलिसिटेशन, कि कोई भी गलत तरीके से सीए क्या नहीं करेगा, काम सॉलिसिट नहीं करेगा। एंड क्लॉज 7 टॉक्स अबाउट एडवर्टाइजमेंट, कि सीए जल्दी से एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा टू सिक्योर द वर्क, ठीक है। तो ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ठीक है भाई। लेकिन हम लोग तो बेशरम हैं, हम तो देंगे भी, हम तो लेंगे भी, हम तो गलत तरीके से काम सिक्योर भी करेंगे, सॉलिसिटेशन भी करेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। या मान लो कोई से ये बहुत अच्छा है, एथिक्स को फॉलो करता है, वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फाइनली उसको काम मिल जाएगा, फाइनली उसको काम मिल गया, ठीक है ना, फाइनली उसको काम मिल गया, ही गॉट द ऑडिट।
तो बोला अच्छा काम मिल गया तेरे को, मिल गया तेरे को, पहले भाई बंधु दिखाने का, कर्टेसी दिखाने का, तेरे से पहले कोई और ऑडिटर था, उसके बदले तेरे को क्यों लेके आए? पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। क्या करने का? पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का। अब ऑडिटर पूछेगा पुराने ऑडिटर को क्यों कम्युनिकेट करूं, क्यों कम्युनिकेट करूं, क्यों कम्युनिकेट करूं? तो याद है कंपनी ऑडिट के अंदर सेक्शन 139, 140, 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 139 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 140 रिमूवल, सेक्शन 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। तो बोला कम्युनिकेट कर लिया, अब सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का। देख लेना कि अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं। पुराने ऑडिटर को रिमूव करने से पहले सेक्शन 140 के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया था कि नहीं दिया था, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था कि नहीं किया था, राइट? ठीक है भैया, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट भी कर लिया, 139, 140, 141 का कंप्लायंस भी इंश्योर कर लिया। अब सीए ने बोला एक काम करूंगा, पैसा बनाने का फॉर्मूला बनाया मैंने। क्या? क्लाइंट को बोलूंगा तेरा मस्त प्रॉफिट कराऊंगा, मैं तेरा मस्त प्रॉफिट कराऊंगा, तेरा मस्त टैक्स बचाऊंगा, जितना टैक्स बचाया उसका एक परसेंटेज दे दो, तेरा जितना प्रॉफिट होगा उसका एक परसेंटेज दे दो। तो मैं ऐसा सपना देख रहा हूं कि क्या करने वाला हूं मैं, प्रॉफिट का एक परसेंटेज लेने वाला हूं। तो गवर्नमेंट आके बोल रही है, ऐसे आके बोल रहा है परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं चार्ज करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं चार्ज करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिटेशन करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का। अब मैंने बोला अच्छा परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेना है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे पैसे कमाऊं, मैं साथ में दूसरा बिजनेस भी करूंगा। फिर गवर्नमेंट के आगे बोला, ऐसे क्या आके बोला, दूसरा बिजनेस भी नहीं करने का, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का। पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का, और दूसरा बिजनेस नहीं करने का। तो क्लॉज 2 इज ना देने का, सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग में से कुछ किसी को नहीं देगा। क्लॉज 3 इज ना लेने का, क्लॉज 4 इज ना पार्टनरशिप एंटर करने का, क्लॉज 5 इज ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, क्लॉज 6 इज ना सॉलिसिट करने का, क्लॉज 7 इज ना एडवर्टाइजमेंट करने का, क्लॉज 8 इज पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करने का, क्लॉज 9 इज सेक्शन 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, क्लॉज 9 इज सेक्शन, क्लॉज 10 इज परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का, और क्लॉज 11 दूसरा बिजनेस नहीं करने का, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनने का। क्लॉज 1 याद है, क्लॉज 12 याद है अपने को। तो एक बार एक काम करो, जस्ट डू वन थिंग, पहले वीडियो को पॉज करो एक बार, और पॉज करके ये जो पूरा स्टोरी का फ्लो है, जो पूरा स्टोरी का फ्लो है, एक बार लिखिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखिए। ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का, ना सॉलिसिट करने का, ना एडवर्टाइजमेंट करने का, ना कम्युनिकेशन करने का, 139, 140, 141 का कंप्लायंस इंश्योर करने का, ना परसेंटेज बेसिस में फीस नहीं लेने का, दूसरा बिजनेस नहीं करने का। वही फ्लो में लिखिए, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8, क्लॉज 9, क्लॉज 10, क्लॉज 11, उसी फ्लो में लिखिए एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे।